Hello everyone, how are you all? So let's start our today's class. द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर. सो हम लोग ग्रामर वोकैब रीडिंग हम सारा कुछ करेंगे ही करेंगे. सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्लास को. बट अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी. और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए. चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट वर्ड क्या है? माइलस्टोन. माइलस्टोन का मतलब क्या होता है? कोई चीज आपने अचीव की और वो बहुत बड़ी है आपके जीवन में, और उस चीज को अचीव करने में आपको बहुत मेहनत लगी, बहुत एफर्ट लगे, आपके बहुत टाइम लगा, उसमें आपका बहुत पेशेंस, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन सब चेक हुआ. उसके बाद वो चीज़ आपको अचीव हो रही है. या जैसे कोई हम कह सकते हैं कि कोई डिसीजन सरकार के द्वारा लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है, जो लोगों के जीवन में बहुत हाईली उसका चेंज होगा, उससे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, तो वो भी एक माइलस्टोन जैसे लैंडमार्क डिसीजन हम लोग बोल देते हैं ना. सो महत्वपूर्ण उपलब्धि, एन इम्पॉर्टेंट स्टेज और अचीवमेंट दैट मार्क्स प्रोग्रेस. तो ऑब्वियसली वो चीज़ क्या है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है, बहुत इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है आपकी लाइफ का. और जिस चीज़ को अचीव करने में आपको बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम लगा, डिटर्मिनेशन, लगातार आपने कोशिश करते रहे, आपको वो चीज़ अचीव हो गई. जैसे कि गेटिंग माई फर्स्ट जॉब वॉज अ मेजर माइलस्टोन इन माई लाइफ. तो गेटिंग माई फर्स्ट जॉब है ना, जैसे जीवन की कोई चीज़ जो हमारी पहली चीज़ें होती हैं वो हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं. क्योंकि अगर आपको फर्स्ट जॉब मिल गई आपकी पसंद की, तो उसके बाद आप वहाँ के इन्वायरमेंट को लेके, वहाँ के लोगों को लेके, उस कल्चर को लेके आप यूज टू हो जाएंगे, तो आगे की चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी. हमेशा पहली सीढ़ी बहुत मुश्किल होती है. तो यही है यहाँ पे, गेटिंग माई फर्स्ट जॉब वॉज अ मेजर माइलस्टोन इन माई लाइफ. तो मेरे जीवन में जो मेरी पहली नौकरी थी वो मेरे लिए क्या थी? बहुत बड़ी उपलब्धि थी. सो वो चीज़ क्या है? अचीवमेंट है. माइलस्टोन मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है, कोई चीज़ जो बहुत सिग्निफिकेंस रखती है, वो है ना. अचीवमेंट कैसा? बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़. लैंडमार्क एक ऐतिहासिक डिसीजन साबित होने वाला है, टर्निंग पॉइंट है आपके जीवन का. ब्रेक थ्रू, जैसे आपने मूवी में जो एक्टर वगैरह होते हैं उनके मुंह से सुना होगा कि ये मूवी मेरी लाइफ का ब्रेक थ्रू रही है. मतलब उन्होंने मान लो 4-5 मूवीज पहले और भी की होंगी, लेकिन एक ऐसी मूवी उससे जिससे उनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली, लोगों ने पहचाना, उनके काम को उनके काम को लोगों ने प्रेज किया, वो एक जीवन का टर्निंग पॉइंट हो गई. तो हो सकता है कि आप बहुत पहले से काम कर रहे हो, है ना. तो जरूरी नहीं है फर्स्ट जॉब ही आपके लाइफ में माइलस्टोन हो, लेकिन आपकी वो ड्रीम जॉब जो आपको 3 से 4 जॉब करने के बाद मिली होगी, हो सकता है वो स्टेज आपके लिए माइलस्टोन हो. तो मतलब टर्निंग पॉइंट है आपके जीवन का, एक ब्रेक थ्रू है. मतलब अब इसके बाद का जो जीवन है वो बहुत कुछ उसमें बदल जाएगा. दिस अचीवमेंट इज़ अ माइलस्टोन इन माई प्रोफेशनल लाइफ. तो जैसे मैंने बोला कि सपोज आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, किसी स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं, और जब आप वो अचीव कर लेंगे तो आप कह सकेंगे ये जो अचीवमेंट है ना, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा मतलब एक उपलब्धि है ना, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में. तो सपोज करो आपको सीईओ बनना है कंपनी का और फाइनली आप बन गए, तो ये आपकी लाइफ का क्या है? ब्रेक थ्रू है ना. हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए, तो ये ब्रेक थ्रू है. अब टर्निंग पॉइंट है, अब जीवन में आप नॉर्मल नहीं रह गए हैं, तो वो टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का, माइलस्टोन है आपके जीवन का. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? माइलस्टोन का नाउन है. डन है जी. नेक्स्ट क्या है? फोस्टर. फोस्टर के पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब भी होता है, मैक्सिमम हम इसे वर्ब बट एडजेक्टिव के रूप में भी हम यूज करते हैं. जैसे तब हम बोलते हैं फोस्टर पेरेंट्स, जब एडजेक्टिव होता है. तो फोस्टर पेरेंट्स कौन होते हैं? और आपको कंफ्यूजन हो सकता है फोस्टर पेरेंट्स एंड अडॉप्टेड पेरेंट्स में. तो फोस्टर का मतलब होता है वो चीज अभी आपने उस बच्चे को वो पूरी तरीके से आपने उसको अपने अंडर में नहीं लिया है, अभी भी वो अपने रियल पेरेंट्स से कनेक्टेड हो सकता है, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, है ना, वो फोस्टर हो जाता है. आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, आप लीगल पेरेंट्स नहीं है. अडॉप्टेड का मतलब है पूरा लीगल प्रोसीजर हो गया और अब वो बच्चा आपका परमानेंट हो गया है, आपने उसको गोद ले लिया है. तो फोस्टर मतलब आप उसकी देखभाल करने के लिए. वहां पे ये फोस्टर एडजेक्टिव के रूप में होता है.
और फोस्टर जनरली हम वर्ब के रूप में देखते हैं। फोस्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को मोटिवेट करना, उसको एनकरेज करना, उसको बढ़ावा देना। सो एनकरेज करना, उस चीज़ को सपोर्ट करना, डेवलप और हेल्प समथिंग ग्रो ओवर टाइम। तो आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, है ना, उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े, वो ग्रो करे। जैसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट फोस्टर्स लर्निंग। तो ऑब्वियसली अगर हमारा इन्वायरमेंट नहीं सही है, अगर इवन सोचो हमारा अगर ब्रेन ही ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई कोई दिन ऐसा होता है जब हम लोग बहुत उदास होते हैं, बहुत अपसेट होते हैं, उस दिन पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो कोई भी कितने भी अच्छे से हमको पढ़ा ले, उस दिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो भी तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो वो फोस्टर करता है लर्निंग को, आप आसानी से जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। सो फोस्टर इन्वायरमेंट, अगर आपके आसपास का जो एरिया है, इन सराउंडिंग्स हैं, अगर वो ठीक से नहीं है, नेगेटिविटी है, क्योस है, बहुत डिस्टरबेंस है, तो लर्निंग फोस्टर होगी या आपकी एंकरेज होगी कि आपके वहाँ पे चीज़ें गिरावट होंगी, ऑब्वियसली खराब होंगी चीज़ें, तो फोस्टर थोड़ी होगी। काइंड वर्ड्स फोस्टर कॉन्फिडेंस इन अदर्स। तो ये चीज़ तो आप अपनी लाइफ में हमेशा याद रखो कि जब जब आपको मौका मिले, हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करिए, ना कि दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए। तो काइंड वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा दूसरों में कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, तो हमेशा उन्हें मोटिवेट करिए, इंकरेज करिए। जैसे ये चीज़ मैंने अपने फादर से सीखी है। तो इवन अगर हम छोटी सी भी चीज़ कोई हमने अचीव कर ली, तो वो उसको इतना तारीफ करते थे, तो ऐसे लगता था कि ये इतनी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर उसी के चक्कर में हम लोग और मेहनत करते थे। तो सच में फिर चीज़ें बदलने लग जाती हैं लाइफ में। तो अगर हम किसी इंसान को हर बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये सोच के कि शायद रिवर्स साइकोलॉजी लगा रहे हैं कि ये क्रिटिसाइज से और ज़्यादा क्या बोलते हैं मोटिवेट हो जाएगा, तो हर बार वो चीज़ काम नहीं करती है। बट हाँ, अगर आप उसको एनकरेज करेंगे, यस बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, ऐसा आपकी बातें सिंसियर भी होनी चाहिए ना, साफ साफ लगना नहीं चाहिए कि आप फेक कर रहे हैं, रियल लगना चाहिए। तो चीज़ें ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बढ़ती हैं, है ना। जैसे अगर किसी आपका बच्चा है, आपका भाई है, अगर उसके 50% आए हैं और अगली बार उसने 55% भी आ गए, तो आप उसे मोटिवेट करिए। आप उसे दूसरों के जोड़ के कि तेरे दोस्त के तो 75% हैं, तेरे तो 55 ही हैं, तो उसको ये मत बोलो। उसको 50 से कंपेयर करके 55 पे बोलो, ना कि 75 से 55 पे बोलो। तो आप उसे कॉन्फिडेंट करिए कि भाई तू कर सकता है ना। उसके अंदर एंकरेजमेंट डालिए, उसको एंकरेज करिए, उसको और ग्रो करिए, नर्चर करिए। नर्चर करना मतलब पालन पोषण करना, है ना। उसको हम ग्रो कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, उसके मन में वो चीज़ डाल रहे हैं, उसको ग्रो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद एक ध्यान रखना है कि जो फोस्टर आपका नाउन है, सॉरी यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब है, इसके बाद हम डायरेक्ट नाउन लगाते हैं, बीच में कोई और शब्द लगाने की ज़रूरत नहीं है। फोस्टर कॉन्फिडेंस, फोस्टर लर्निंग, है ना। तो डायरेक्ट आप अपना नाउन लगाइए, बीच में कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो जैसे प्रपोजिशन वगैरह कुछ टू, ऑन, ऑफ, कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब क्या होता है? इंस्टिल का मतलब होता है उसके मन में डालना। टीचिंग क्या इंस्टिल हो सकती है? नहीं। देखो, टीचिंग का मतलब है कि अगर हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं और आज हमने पढ़ा के छोड़ दिया, तो वो इंस्टिल नहीं होगा। इंस्टिल का मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली आप वो आइडिया, वो वैल्यू, वो हैबिट, वो उसके मन में डाल रहे हो, वो होता है इंस्टिल। अब वो जैसे उसके मन में धीरे धीरे बैठाना, अब अच्छी चीज़ भी हो सकती है, बेकार चीज़ भी हो सकती है ना। अब उसके मन में उसको आप ब्रेन वॉश कर रहे हो, नेगेटिव चीज़ें उसके मन में डाल रहे हो, तो वो भी हो सकता है। धीरे धीरे आप उसके मन में जो भी चीज़ें डाल रहे हो, वो इंस्टिल वर्ब है ये, मतलब उसके मन में वो बात डालना, हाँ, उसको संस्कार देना, वैसी चीज़ें उसके मन में भरना। सो ग्रेजुअली, धीरे धीरे होता है ये, ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से कुछ बोला और वो हो जाएगा। तो धीरे धीरे, अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं, या जैसे मैं हमेशा मानती हूँ कि हर एक सब्जेक्ट में आपको प्रोग्रेस बहुत जल्दी दिख सकती है, इंग्लिश में प्रोग्रेस बहुत थोड़े टाइम लगती है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ये हमेशा एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज आप तभी अच्छा परफॉर्म करेंगे जब आप उस चीज़ों को अपने ढंग से उसमें अपने थॉट्स जब आप डालने लगेंगे, और ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये ग्रेजुअली इम्प्रूव होगी ये चीज़, है ना। सो टू अब
किसी के मन में हमने डाला कि भाई वो ना बहुत बेकार है वो इंसान, और बार बार हम वही बात बोले जा रहे हैं ओवर टाइम, तो वो पर्सन के मन में वो बात बैठ गई। तो ये हुआ इंस्टेल, एक बार बोल देने से नहीं। सो टू ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे आप कोई उसके मन में आइडिया डाल रहे हैं ना, वैल्यू, जैसे कि ऑनेस्टी है बेटा, ईमानदारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में, तो ये चीज़ आप अपने बच्चे के मन में डाल रहे हो, बार बार ये बात बोल रहे हो। हैबिट है, जैसे हमने कहा नहीं साफ सफाई से रहना चाहिए हमें, तो कोई फीलिंग है हम उसी के इंसान के मन में डाल रहे हैं। इनकलकेट करना मतलब वही चीज़ हम उसके मन में डाल रहे हैं, उसको बिठा रहे हैं कि उसके अंदर वो बात आ जाए, इम्प्लांट कर रहे हैं, इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, इम्पार्ट कर रहे हैं। टीचर्स ट्राई टू इंस्टिल डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स, तो टीचर क्या कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों में डिसिप्लिन डाल सकें। अब डिसिप्लिन एक दिन में तो आता नहीं है, ओवर टाइम आपको ये बात बोलनी पड़ेगी कि आपको प्रॉपरली बिहेव करना है, क्लास में किस तरीके से रहना है, घर पे किस तरीके से बिहेव करना है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है आपको याद रखनी है, इंस्टिल के बाद में नाउन डाल दिया, इंस्टिल व्हाट, जो चीज़ आप उसमें डालना चाहते हैं वो, और फिर जिस पर्सन में डालना चाहते हैं तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया। जैसे कि चलो एक सेंटेंस बनाते हैं, पेरेंट्स मस्ट ट्राई टू इंस्टिल, अब क्या डालना चाहिए, मान लो गुड मैनर्स, अच्छे मैनर्स डालने चाहिए, गुड मैनर्स इन अपने बच्चों में, सो इन देयर चिल्ड्रन, बन गया ना सेंटेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी हमने सीख लिया। सो इंस्टिल व्हाट, क्या डालना चाहिए, तो वो नाउन हमने यहाँ पे डाल दिया, व्हाट क्या डालना चाहिए वो, और किस में डालना चाहिए, जिस इंसान की बात कर रहे हैं उसके साथ में हम इन, और फिर हमारा ये, तो हमारा सेंटेंस भी क्रिएट हो गया। ठीक है, सो इंस्टिल करना मतलब उसके मन में वो बात डालना, इन आप इनकलकेट करना। जैसे अगर आप डेली डेली इंग्लिश पढ़ रहे हो तो फिर आप ये शब्दों को अपने अंदर इनकलकेट कर लोगे, मीन्स यू विल स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर एवरीडे लाइफ। सो अब कैसे एक दिन में लर्न करके थोड़ी ना हो जाएगा, बट एवरी डे अगर हम करेंगे तो ये शब्द आपके मन में इंस्टिल हो जाएंगे, इम्प्लांट हो जाएंगे, इन्फ्यूज हो जाएंगे, इम्पार्ट हो जाएंगे आपकी कॉन्वर्सेशन का, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है किसी चीज़ में बाधा डालना, उस काम को रोकना, उसमें रुकावट पैदा करना। सो वर्ब है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं आप उस काम में, बाधा डाल रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं, मेक समथिंग डिफिकल्ट टू डू और प्रोग्रेस, उसके काम को करने में, प्रोग्रेस करने में आप बाधा डाल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उस काम को आप परमानेंटली रोक रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि आपका इन्वायरमेंट खराब है तो वो आपके प्रोग्रेस को हैम्पर कर रहा है, उसमें बाधा डाल रहा है, उसमें रुकावट आ रही है। अगर आप डिटरमाइंड है तो ऑब्वियसली आप एक दिन तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, बट उस सक्सेस को पाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। और वहीं पे आपका इन्वायरमेंट सपोर्टिव है, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग सब सपोर्टिव है, तो आपका जो वो क्या होगी, आपकी जो ग्रोथ है वो जल्दी हो जाएगी। बट अगर वहीं पे नेगेटिव है तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा टाइम ले लेंगी ना, वो बाधा डाल रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं, प्रोग्रेस को बढ़ने में मुश्किल आ रही है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। इम्पीड का मतलब वही, रोक रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। पुअर कम्युनिकेशन कैन हैम्पर टीम वर्क, एब्सोल्युटली। तो अगर हमने कम्युनिकेट ही गलत तरीके से है ना, बात मतलब इनक्लियर बात अगर हम बोल रहे हैं, हमारी बातें अनक्लियर हैं, सॉरी अनक्लियर है, बातें एम्बिगुअस हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो क्या बोलते हैं टीम वर्क है वो खराब हो जाएगा ना, वो उसमें बाधा पड़ जाएगी, जो काम हो जाना चाहिए था। अब मान लो मैं हमेशा एक ही चीज़ याद रखती हूँ ना, अब अगर मैंने बोला ये काम मुझे 10 बजे तक चाहिए, तो 10 बजे तक कब, मतलब सुबह में 10 बजे चाहिए, मॉर्निंग में AM पे चाहिए कि PM पे चाहिए। आप कहोगे मैम ऑफिस PM पे तो खुलता नहीं है, ऑब्वियसली AM पे चाहिए, तो हो सकता है मैं घर से काम करूं तो मुझे PM पे भी चलेगा ये काम, तो हो सकता है ना। ये आपका जो पुअर कम्युनिकेशन है, इसने क्या कर दिया, इसको लगा कि भाई बॉस ने तो बोला है कि उसको 10 बजे चाहिए, तो रात के 10 बजे इसने सोच लिया, क्योंकि 9 बजे उन्होंने मैसेज किया, 9 AM पे मैसेज कर रहे हैं कि 10 बजे चाहिए, तो हो सकता है 1 घंटा में वो काम थोड़ी ना होगा, तो शायद रात के 10 बोला होगा। तो इसने क्या कर दिया, पुअर कम्युनिकेशन ने टीम वर्क को, अब यहाँ पे इसकी गलती थोड़ी है, इस पर्सन की गलती, पुअर कम्युनिकेशन किया इसने, काम में बाधा डाली है। कम्युनिकेशन क्या थी, जो एम्बिगुअस थी। बैड इंटरनेट कनेक्शन हैम्पर्स ऑनलाइन क्लासेस, एब्सोल्युटली। अब 1 घंटा की क्लास है, अब इंटरनेट बार बार गोल 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 हो रहा है, बफर कर रहा है, तो 1 घंटा की क्लास हमारी 3 घंटे में कवर हो रही है, 2 घंटे में कवर हो रही है, तो ये बाधा डाल रहा है, रोक नहीं रहा है, बाधा डाल रहा है ना, काम को मुश्किल बना रहा है, काम में देरी कर रहा है।
ओके, डन है जी, डन है। चलो, हाउ बोर्ड एग्जाम्स क्रिएट स्ट्रेस एंड द रिफॉर्म्स टू ईज इट। तो अब 10वीं और 12वीं वाले बच्चे तो इस समय बहुत स्ट्रेस में होंगे, क्योंकि उनके 17 फेब से तुम लोग के एग्जाम शुरू है ना। सो हाँ, लेट्स स्टार्ट। अब जब हम लाइफ के इस फेज में आ चुके हैं जहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं, वहाँ पे समझ में आता है कि यार इतना स्ट्रेस तो बेमतलब की लिया था, है ना। एंड मैं एक चीज़ आपको सच्ची में बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ कि जितनी मैंने पढ़ाई की और इवन टिल टुडे मैं हमेशा कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागती हूँ, उसके लॉजिक के पीछे भागती हूँ कि इसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लेके आ सकती हूँ, इंस्टेड कि उसमें नंबर आ जाएं, है ना। नंबर लाने वाला सीन मेरे साथ में नहीं रहा कभी भी कि मुझे नंबर आ जाए। नंबर ही तो पेपर में तो ये लिख के ही तो आना है, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना कोई पूछ रहा है। तो क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागते हो तभी वो, आई थिंक मेरे हिसाब से तभी वो रियल लर्निंग होती है। और तभी मैं इंग्लिश की टीचर बन पाई, क्योंकि इंग्लिश में आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, ये ट्रिक होती रहती है ना। अब ट्रिक होने के लिए आपका ब्रेन भी बार बार ऐसे होना चाहिए, ओ ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, अच्छा ये क्या है, ये क्यों है। तो आप ऐसे करते रहोगे तो आप एवरी डे सीखते रहोगे। तो आई थिंक हम पेरेंट्स भी ये चीज़ को समझें कि मार्क्स ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। हो सकता है वो प्रैक्टिकल चीज़ें उसकी बहुत अच्छी हों, थ्योरी में ना लिख पाने से आप जज नहीं कर सकते उसकी इंटेलिजेंस को। चलो, तो ये चीज़ आपको एटलीस्ट ध्यान रखना है। मैं सच्ची वाली बात बताऊँ तो थोड़ी सी मैं आपका टाइम ले रही हूँ। मेरे पास ना क्लास 12th में, मतलब 11th में ही मेरे पास में PCBM थी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। अब क्या हुआ कि फिजिक्स मेरे को समझ में आती थी, केमिस्ट्री तो मेरी फेवरेट थी, बायो में मुझे बहुत मज़ा आता था। बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं बायो में ना सब कुछ समझती थी, मैंने उसकी जो टर्मोलॉजीज होती हैं वो नहीं लर्न की, तो इसकी वजह से मेरे नंबर कम हो गए 12th क्लास में, ठीक है। मैथ्स में 11th तक मैंने बहुत अच्छा किया। 12th में जहाँ पे वो, 11th में भी जहाँ पे वो इंटीग्रेशन डेरिवेशंस वगैरह आ गए थे ना, और मैं अपने घर में बढ़ी तो कोई समझाने वाला नहीं था, तो वो मेरे कॉन्सेप्ट्स मिस होते चले गए। और 12th में तो मेरा एकदम खराब ही हो गया सीन। मैथ्स मेरा बड़ा बहुत बेकार हुआ मतलब मैं पास हो गई, उतना ही मेरे लिए काफ़ी था। मैथ्स मेरा बहुत बेकार हुआ। बायो में क्या हुआ, मेरे नंबर्स तो आए थे बट थोड़े कम आए थे, है ना। कम इन द सेंस कि आई थिंक 74 समथिंग थे मेरे। तो अब ओवरऑल मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो गई, तो मेरे को DU नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि नंबर कम हो गए। बट मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं थी अपनी परफॉर्मेंस से। ऑब्वियसली मेरे पापा तो गुस्से में ही थे, बट मैं नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे फिजिक्स में जितना मेरे मार्क्स आए हैं वो मेरे हैं, और मुझे आज तक मैं उस चीज़ का यूज़ कर पाती हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने रटा नहीं था, मैंने उन चीज़ों को समझा था। केमिस्ट्री में जो चीज़ मैंने पढ़ी वो मुझे अभी भी अगर मैं रिकॉल करूँ तो मुझे याद है। बायो मैं मुझे जितना पढ़ा मैंने सब याद है, रटने के पर्पज से नहीं है कि रट दिए उसके बाद भूल गए। मैथ्स भाई मुझे 10th क्लास तक की मुझे कुछ भी करवा लो। 11 12th में जहाँ तक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट था बढ़िया था, और उसके बाद डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन मुझसे नहीं आता, आज भी नहीं आता है। तो आई एम सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स, बिकॉज आई नो कि मेरी इतनी हार्डवर्क पे इतना ही आ सकता है ना। मैथ्स भाई नहीं पल्ले पड़ी तो, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ऊपर प्राउड फील करना है। आपको ये गिल्ट नहीं होना चाहिए आपके मन में कि यार मैं थोड़ी और पढ़ लेती तो शायद मेरे ज़्यादा नंबर आते, बिकॉज आई नो कि यही मेरा सैचुरेशन पॉइंट था। इससे ज़्यादा मेरे को चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने वाकई में, मैं मतलब कौन सी बुक आती है वो ABC वगैरह आती है ना, मैंने सब रट डाला था, मतलब सारा कुछ मैंने सैम्पल पेपर सब सॉल्व किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी। फिजिक्स में मेरा टॉप था, केमिस्ट्री में टॉप था, बायो में नंबर कम हो गए क्योंकि टर्मोलॉजीज नहीं थी, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर ने मार्क्स काट दिए। मैथ्स तो मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ी, तो बस मैं पास हो गई, बहुत था। बट आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ। तो एटलीस्ट अगर कोई आपसे खुश नहीं है ना, आप अपने आप से खुश हो कि हाँ मैं अपने आप में हूँ कि मैंने खूब मेहनत की, और मुझे पता है कि ये चीज़ें मैं आज भी अपनी लाइफ में यूज़ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। सो नथिंग मैटर्स, यू पीपल आर परमानेंट ना, आपके अपने थॉट्स परमानेंट हैं। आपको कोई क्या बोल रहा है, सम टाइम आपको वो चीज़ें भी इधर से सुन के उधर से निकाल देनी चाहिए। बी हैप्पी। हाँ, खूब मेहनत करनी है अपने लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपने लिए करनी है, बाकी चीज़ें साइड में देखेंगे। तो ये थोड़ी मेरी थ्योरी है। मैं उसके बाद 12th क्लास के बाद से मैं थोड़ी ऐसे होगी, जब घर पे सबने कहा कि भाई बहुत ख़राब हो गया, मुझे लगा इतना ख़राब नहीं हुआ है जितना आप लोग क्रिएट कर रहे हो ठीक है, बट इट्स ओके।
इसलिए डोंट वरी, रिलैक्स। लाइफ में इतना कुछ नहीं है कि क्लास 12 में अगर DU नहीं मिला तो क्या हुआ, फिर भी हमने DAV से पढ़ाई कर ली, BSc की, क्या दिक्कत थोड़ी है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। तो बी हैप्पी यार, अगर आप मेहनती हो, डिटरमाइंड हो, आप अच्छा कर ही लोगे, ठीक है। यू विल डू गुड इन योर लाइफ, बट पहले अपने साथ में आपको ऑनेस्ट रहना है, दुनिया के साथ में तो बाद में देख लेंगे। चलिए अब हम लोग इंग्लिश थोड़ा सीख लेते हैं। सो एवरी ईयर, प्रत्येक साल, एज बोर्ड एग्जाम्स अप्रोच अ फैमिलियर सीन अनफोल्ड्स अक्रॉस इंडिया, है ना। जब मैंने ये आर्टिकल देखा तो मेरे अपने अंदर के इमोशंस बाहर आ गए। मैंने कहा चलो अपने बच्चों से बात भी हो जाएगी इस आर्टिकल के थ्रू। एवरी ईयर, मैंने आपको ये वर्ड एवरी जो है बताया ही हुआ है कि एवरी क्या है। एवरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा आपको याद रखना है, ये एडजेक्टिव है। एवरी इज योर एडजेक्टिव, इसको डिटर्मिनर बोलो, एडजेक्टिव बोलो, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। तो एवरी इज योर एडजेक्टिव, तो क्या ये कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। ईयर क्या है? ये नाउन है, ठीक है। तो एवरी क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। अब इसको कंबाइन करके भी मत लिख देना, एवरी प्लस ईयर, ऐसे नहीं लिख देंगे, ये एक शब्द नहीं है, ये अलग अलग है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला है, ये एडजेक्टिव है, और ये नाउन है, तो इन दोनों के बीच में गैप रहना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं एवरी डे जब एक साथ में लिखा होता है, और एवरी डे जब गैप होता है, क्या आप इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर पाते हैं? इनके यूसेज में कंफ्यूज हो जाते हैं? तो मुझे बताइए, फिर एक सेपरेट वीडियो में मैं इस एवरीडे और ये एवरीडे गैप वाले के साथ में हम बना देंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं थोड़ा रुक जाती हूँ। अब ये वाला, ये शब्द समझ में आ गया। अब ये हमारा, इसको बोलते हैं एवरी ईयर, ये एडवर्ब है। कंबाइन करके अगर मैं इसको बोलूंगी ना, देखो कैसे कहोगे मैम ये तो एडजेक्टिव प्लस नाउन। हाँ भाई बच्चे, ये एडजेक्टिव प्लस नाउन है, लेकिन क्या एवरी ईयर मतलब कब, सॉरी कब का आंसर दे रहा है ना, टाइम का आंसर दे रहा है। और जो शब्द, अब वो शब्द में आपके दो भी हो सकते हैं, जैसे कि ये आपका फ्रेज हो गया, एक कंबाइन हो गया ना, तो ये जैसे ये आपको कब का, टाइम का जो आंसर दे रहे हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको कंबाइन आपसे पूछेगा, ये कंबाइन दोनों शब्द मिला के क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। कब? एवरी ईयर, प्रत्येक साल, एवरी ईयर, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे आप जानते हैं कि एवरी ईयर, एवरी मंथ, ये सब लोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाते हैं, क्योंकि ये हैबिट के बारे में बता रहे हैं, रूटीन के बारे में बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और एवरी को अलग से देखें तो एडजेक्टिव है, ईयर नाउन है। और ये बता क्या रहा है? समय के बारे में बता रहा है, और टाइम के बारे में बताने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। एज बोर्ड एग्जाम्स अप्रोच, एज मतलब यहाँ पे क्या है? ये बिकॉज नहीं है, ये वाइल है, जब, या वेन है, जब। वेन बोर्ड एग्जाम्स अप्रोच, तो जब बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट कौन है? एग्जाम्स, और इसकी वर्ब कौन हो गई? अप्रोच, ठीक है। एज से लगा हुआ है, तो ये जब बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, तो फिर आप पूछेंगे तो क्या होता है, तब क्या होता है। इसीलिए इसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल देते हैं, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है ना। तो एज से शुरू हो रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलेंगे। अ फैमिलियर सीन अनफोल्ड्स अक्रॉस इंडिया, तो तब क्या होता है? ये इसका रिजल्ट बता रहा है। तो क्या होता है कि एक फैमिलियर सीन मतलब एक ऐसा सीन जिसको हम लोग जानते हैं। अनफोल्ड होता है मतलब ओपन होता है, अनफोल्ड होना मतलब आप उसको ओपन करते हैं। अक्रॉस इंडिया मीन्स ऑल ओवर इंडिया में। तो पूरी, जब जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, तो एक फैमिलियर सीन अनफोल्ड हो जाता है ऑल ओवर इंडिया में। कब? हर साल। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज, ये अकेले नहीं आ सकता, और ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। बात ठीक है? अच्छा, अब आप सोचेंगे ये कॉमा क्यों लगाया हुआ है? ये फर्स्ट कॉमा लगाया हुआ था ये इस एडवर्ब को सेपरेट करने के लिए। अब इस एडवर्ब को सेपरेट करने के लिए आप चाहते तो इसको एट द एंड भी लगा सकते थे, तब आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद में ये आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज है, फिर इसको सेपरेट करने के लिए मेन क्लॉज से फिर हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। तो ये रहा हमारा, इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। सो प्रत्येक साल जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, एक फैमिलियर सीन है ऑल ओवर इंडिया आपका अनफोल्ड हो जाता है। और वो क्या है? टीनेजर्स आर बरीड अंडर द टेक्स्ट बुक्स एंड ट्यूशन नोट्स, यहाँ तक ही देख लेते हैं। सो क्या होता है? टीनेजर्स मतलब वो जो आपके 10th 12th वाले जो बच्चे होते हैं, उनको भैया टेक्स्ट बुक्स के अंदर दबा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है लिटरली किताबें उठा के उनके सर पे रख दी, ये फिगरेटिव है ना, वो बुक्स ही बुक्स हैं, वो पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं। तो
है ना, आर बरीड अंडर द टेक्स्ट बुक्स एंड ट्यूशन नोट्स, है ना, ट्यूशन्स की क्लासेस को रिवाइज किए जा रहे हैं। अब ये ट्यूशन को मैंने अलग से क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में स्पेलिंग के एरर में पूछा जाता है। तो ट्यूशन की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, यहाँ पे आई होता है, ये आई मिस कर देते हैं, ये वाला TUTION कर देते हैं, बट एक्चुअली में TUITION होता है। सो रिमेंबर दिस स्पेलिंग, ट्यूशन स्पेलिंग इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम के परस्पेक्टिव से। पेरेंट्स टॉक एनेक्शियसली अबाउट मार्क्स, पेरेंट्स कैसे बात करते हैं भैया, नंबरों के बारे में बात करते हैं, ये कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। एनेक्शियसली मतलब चिंतित होके, एनेक्शियस, एनेक्शियस कैसा है, एडजेक्टिव है, एनेक्शियसली एडवर्ब है। टॉक, टॉक हाउ, कैसे बात करते हैं, हाउ, हाउ का आंसर दे रहा है, और जो शब्द आपके हाउ का आंसर दें वो भी आपके एडवर्ब्स ही होते हैं, और वो होते हैं कैसे, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर। शी राइट्स ब्यूटिफुली, हाउ ब्यूटिफुली, सो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं ये, ठीक है। अच्छा देखो, पता है ये क्लास में क्या फायदा होता है, पूरी ग्रामर हम यहाँ पे यूज करते हैं एवरीडे, तो वही मैंने बोला ना, ये आपके लाइफ में इनकलकेट हो जाती है, वो आ जाती है। आप सिर्फ ग्रामर पढ़ के नहीं समझ पाओगे, बट एवरीडे अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो चीजें हमारे लिए ईजी हो जाती हैं। पेरेंट्स टॉक्स बहुत चिंता में बात करते हैं मार्क्स को लेके, स्कूल्स क्या कर देते हैं, जो क्लासेस हैं उनको एक्सटेंड कर देते हैं ना, लेट इनटू द इवनिंग, कि अब आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी। और यार सीरियसली मैं बताऊं, मुझे एक्स्ट्रा क्लास बहुत बकवास लगती है। एक्स्ट्रा क्लास में सच में समझ में नहीं आता है भाई, घर जाने का टाइम है, अब कुछ समझ नहीं आएगा तो क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा क्लास करने की, जिसको जितना पढ़ना था पढ़ लिया उसने, इतना स्ट्रेस क्यों लेना है कहोगे मैम आप कितने गंदे हो मैं गंदी नहीं हूँ यार, बच्चों की फीलिंग्स को भी तो समझना चाहिए ना, वो पढ़ लिया भाई, वो बहुत होशियार है हमारा बालक। वॉट should be a milestone in learning often turns into a session of stress for students, families and teachers as well. सो जो चीज़ एक माइलस्टोन होनी चाहिए, मतलब एक हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि क्लास 10 से बाद अब हम लोग 12th 11th में आ रहे हैं ना, 12th के बाद हमारी एक लाइफ ही चेंज हो जाएगी, कॉलेज आ जाएगा, तो ये एक लर्निंग में एक टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। और बट ये अक्सर किस चीज़ में टर्न हो जाता है कि लोग बच्चे इसमें और स्ट्रेस में आ जाते हैं, फैमिलीज स्ट्रेस में होती हैं, टीचर्स स्ट्रेस में होते हैं। अब सोचो कि मैम आप भी तो टीचर हो ना, तो आप क्यों नहीं इतने स्ट्रेस में आते। देखो मैं अपने बच्चों को जब ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाती थी SSC के लिए, बैंक के लिए, तब मुझे बिल्कुल सच में स्ट्रेस नहीं होता। अगर उनका एग्जाम है स्टिल मुझे पता है कि जिसने जितना पढ़ना है पढ़ लिया, जिसको जो बात समझनी है वो समझ ली, उसके ऊपर हाँ ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त इतना चिलपिल रहती हूँ, गुस्सा नहीं करती, बहुत गुस्सा करती हूँ, बहुत डांटती हूँ, बट एग्जाम के 4 दिन पहले से उसको रुला के क्या ही उखाड़ लोगे आप, तो चिल रहने का है। वो बालक अगर इतना स्ट्रेस फ्री होके जाएगा ना तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, नहीं तो पता चले कुछ को कुछ ही रीड कर रहा है, तो इसीलिए ये स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखते हैं, वॉट शुड बी अ माइलस्टोन इन लर्निंग। अब ये जो वॉट है, क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये वॉट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो फिर ये वॉट है क्या। ये वॉट जो है आपका, मैंने स्पेस छोड़ा था ये सोच के कि ये वॉट के बारे में समझाऊंगी, उससे पहले ये फिल हो गया मेरा। वॉट देखो क्या है, वॉट है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, वॉट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और इस वॉट का मतलब होता है, इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इस वॉट के अंदर में आपका नाउन प्लस दैट, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसीलिए वॉट से पहले हम लोग नाउन नहीं लगाते, क्योंकि वॉट के अंदर ही वो नाउन है। वॉट के बाद भी हम नाउन नहीं लगाते और ना ही दैट लगाते। अगर मैं इसको एक सिंपल में तरीके से बोलूं, मैं एक सेकंड ना, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सेंटेंस लिखने का स्पेस मिले। चलो इतना ही, इतने से काम चलाते हैं, नहीं तो हमारा टाइम है। ओके जी, देखो, व्हाट यू सेड वाज इनकरेक्ट, जो तुमने कहा वो गलत था। अब इसी को मैं सिंपल में लिखूं तो ये कैसे हो जाएगा, द थिंग दैट यू सेड वॉज इनकरेक्ट। अब प्रॉपर यहीं पे आ जाएगा, तो वॉट के अंदर में क्या हो गया, द थिंग हो गया,
और फिर दैट भी हो गया, तो इसीलिए इसके साथ में हम लोग इसके पहले नाउन भी नहीं लगाएंगे, दैट थिंग व्हाट यू सेड, नहीं, दैट थिंग ऑलरेडी व्हाट के अंदर है, फिर उसके बाद दैट भी इन्वॉल्व है, तो इसके साथ में इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे। व्हाट यू सेड हर्ट मी, तो तुमने जो कहा ना उस चीज़ ने मुझे हर्ट किया, तो अब वॉट मतलब जो तुमने कहा, द थिंग दैट यू सेड, यू कैन बाय एनीथिंग वॉट यू वॉन्ट, ना यू कैन टेक एनीथिंग वॉट यू वॉन्ट, दैट मीन्स द थिंग दैट यू वॉन्ट, यू कैन टेक एनीथिंग द थिंग दैट यू वॉन्ट, तो वॉट के अंदर ऑलरेडी द थिंग प्लस दैट होता ही है। तो द थिंग दैट शुड बी अ माइलस्टोन, जो चीज़ें उनके जीवन में क्या होनी चाहिए, एक माइलस्टोन होनी चाहिए, एक टर्निंग पॉइंट होनी चाहिए उनके लर्निंग में, वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपका होमवर्क है कि आप मुझे इसी तरीके से व्हाट के सेंटेंसेस बना के देंगे, जहाँ पे आप व्हाट को रिलेटिव प्रोनाउन बना रहे हैं, और फिर उसी सेंटेंस का आप सिंपल तरीके से भी आप मुझे दिखाएंगे, ठीक है, व्हाट प्लस सिंपल दोनों, एक ही सेंटेंस के दो वर्जन आप दिखाएंगे, और ऐसे आप मुझे 2 सेंटेंसेस बनाएंगे कमेंट में, ठीक है, सो दैट मैं जान जाऊं। और ये एवरीडे और एवरीडे वाली बात बता देना कि इनमें कंफ्यूजन है कि नहीं है। पेरेंट्स आर ऑल्सो एनेक्शियस अबाउट बोर्ड एग्जाम्स, अभी यहाँ पे एनेक्शियसली आया था, ये एडजेक्टिव था, लेकिन ये एडवर्ब था, ये एडजेक्टिव है। अब देखो यहाँ पे टॉक के बारे में बात हो रही थी, पेरेंट्स टॉक हाउ एनेक्शियसली, वर्ब की मॉडिफाई करेगा तो वो एडवर्ब होगा, बट यहाँ पे पेरेंट्स आर एनेक्शियस, आर जो है ये लिंकिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है यहाँ पे, और जब भी आपकी बी की फॉर्म्स मेन वर्ब का काम करती हैं वो लिंकिंग होती है, वो लिंक कर रही हैं, वो कुछ और नहीं कर रही, वो पेरेंट्स को ही बता रही हैं। पेरेंट्स क्या है, एनेक्शियस हैं। तो अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, अगर ये ऐसे होता पेरेंट्स आर ऑल्सो एनेक्शियसली, गलत हो जाता, क्योंकि पेरेंट्स इज इक्वल टू एनेक्शियस, तो पेरेंट्स ही एनेक्शियस है, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है, इसीलिए जब भी आपकी लिंकिंग वर्ब्स हम लोग बोलते हैं, बी फॉर्म्स तो सारी की सारी, और बाकी जो लिंकिंग वर्ब्स हैं जब भी वो मेन वर्ब का काम करती हैं, जब भी वो आती हैं, मतलब लिंकिंग वर्ब जब भी आपकी आती है, या बी फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है, तो वहाँ पे एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता है। जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि जो फूड था, फूड टेस्टेड डिलीशियसली, ये पेपर में आया हुआ था CGL या CHSL में, इसमें गलती क्या है, फूड टेस्टेड, फूड, अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, ये जो टेस्ट वर्ड है ये आपका एक्शन वर्ब है कि आपका नॉन एक्शन वर्ब है? खाना खुद में ही तो टेस्ट, खाने का स्वाद बोल रहे हैं, तो टेस्ट का मतलब क्या होता है, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद या फिर चखना, तो हम चख रहे हैं खाने को, या खाने का जो स्वाद था वो डिलीशियस था, खाने का स्वाद की बात कर रहे हैं हम, यानी कि यहाँ पे तो ये नॉन एक्शन हो गई, तो ये सिर्फ इस खाने के बारे में बता रहा है, खाना कैसा था, डिलीशियस था, तो फूड को ही मॉडिफाई कर रहा है ये, तो इसीलिए यहाँ पे डिलीशियसली नहीं आएगा, यहाँ पे डिलीशियस आएगा। फूड टेस्टेड डिलीशियस मतलब खाना स्वादिष्ट था, तो खाने के स्वाद के बारे में बात कर रहे हैं, ये नॉन एक्शन वर्ब हुई यहाँ पे, ठीक है, तो ये डिलीशियस आएगा, यहाँ पे डिलीशियस नहीं आएगा। लाइक अगर मैं बोलूँ ही कुक्ड डिलीशियस फूड, तब सही है, एंड ये हो गया ही कुक्ड डिलीशियस फूड, वहाँ पे हम फूड के बारे में बता रहे हैं, एंड अगर हम इसको डिलीशियसली बोले तो हम डिलीशियसली के साथ हम एक सेंटेंस बना के बताना, मुझे सारे डिलीशियस के साथ क्यों आ रहे हैं, मुझे डिलीशियसली के साथ बताना जरा। हाँ, द फूड वॉज कुक्ड डिलीशियसली, आप ऐसे अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते, बताना मुझे जरा, डिलीशियसली के साथ बताना मेरे को, बट यहाँ पे टेस्ट के साथ, टेस्ट कैसा है, स्वाद है, जैसे ही इज टेस्टिंग द फूड, वहाँ पे वो चख रही है, तो ये एक्शन वर्ब हो गई, बट फूड टेस्ट यानी हनी हमेशा कैसा रहता है, हनी का स्वाद कैसा होता है, स्वीट होता है, तो वो स्वीट रहेगा, स्वीटली नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे एनेक्शियस ही है, यहाँ पे एनेक्शियसली नहीं आ सकता है। सो पेरेंट्स आर ऑल्सो एनेक्शियस अबाउट बोर्ड एग्जाम्स, पेरेंट्स तो कुछ ज़्यादा ही चिंता में आ जाते हैं बोर्ड्स के एग्जाम को लेके, पता नहीं क्यों आते हो भाई, इतना इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, बच्चा कर लेगा। अच्छा, कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस किया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में, कंपैरिजन किया जाता है, वो ऑफन इनडायरेक्ट होता है ना, हाँ हमारे बच्चे के तो अभी बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड में उतने मार्क्स नहीं आ पाए, इतने आपके आ गए, अच्छा ये वाली किताब ला के दे देंगे, तो ये सब कुछ चलता रहता है, ये और प्रेशर क्रिएट कर देता है। फैमिलीज ऑल्सो स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ मनी ऑन कोचिंग, ट्यूशन एंड रीऑर्गेनाइज शेड्यूल टू मेक टाइम फॉर स्टडी एंड प्रैक्टिस।
अब यहाँ पे एक शब्द आया है ग्रेट डील ऑफ। ग्रेट डील ऑफ जो है इसका मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ। तो ये जो डील वर्ड है ये भी एक एरर का पॉइंट होता है आपका, ये नाउन में एरर बनता है। डील एक ऐसा शब्द है जिसके साथ में हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स ही लगाते हैं। तो मनी क्या है, मनी अनकाउंटेबल है। ग्रेट डील ऑफ मनी, ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, हाँ एनर्जी लगा दो, है ना, नॉलेज लगा दो। बट अगर आप बोलेंगे अ ग्रेट डील ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट येस्टरडे, तो बहुत ज़्यादा बच्चे कल एब्सेंट थे, गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स तो काउंटेबल नाउन है, फिर वहाँ पे आप डील नहीं लगा सकते, आप अमाउंट नहीं लगा सकते। अमाउंट हमेशा अनकाउंटेबल के लिए बोलते हैं, अमाउंट हमेशा अनकाउंटेबल के लिए आता है, डील का वही है। तो इसको हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको जैसे आप बोल रहे हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कल एब्सेंट थे, तो लार्ज नंबर ऑफ, फिर आप बोलेंगे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट येस्टरडे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो ग्रेट डील ऑफ को हम लोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ही यूज़ करते हैं। When parents observe changes in their children's mood, appetite and sleep, पैटर्न्स दे बिकम कंसर्न अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। तो जब पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि बच्चे के, उनके जो बच्चे के मूड में, एपेटाइट का मतलब एक तो रियल में जो आपकी हंगर होती है, जो आपकी भूख होती है वो रियल में, या फिर आपके किसी चीज़ को लेके डिज़ायर है वो भी एपेटाइट होता है। सो जब पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि उनके बच्चे के मूड में, हंगर मतलब उसकी वाकई में भूख में या उसके सोने के पैटर्न में चेंज हो रहा है, तो वो चिंतित हो जाते हैं उसकी मेंटल हेल्थ को लेके, उसके मार्क्स वगैरह को लेके, जो कि आपको ऑलरेडी आप इतना प्रेशर दे रहे हो, तो सोचो आप इतना क्यों स्ट्रेस दे रहे हो बच्चे को। बोर्ड एग्जामिनेशंस हैम्पर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, आर्ट एंड हॉबीज, ये बहुत ज़्यादा होता है जो कि गलत भी है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के नाम पे बच्चा 8th क्लास तक तो ठीक है, सारे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, 9th में आते ही उसको रोक देते हैं कि अगले साल बोर्ड है, तो इस साल अगर सीरियस होकर नहीं पढ़ोगे तो 10th क्लास ख़राब हो जाएगी। तो 9th में उसके सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रोक दी जाती है। हैम्पर करता है स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को, ऑब्वियसली उसमें बाधा डालता है। नहीं, 10th क्लास के बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, 10th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, 9th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसा होता है ना। Students sacrifice extracurricular activities and focus on exams, which restrict their ability to experiment, learn from failure and follow interest outside the classroom. So स्टूडेंट्स क्या है भाई, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, एग्जाम्स के ऊपर फोकस करो, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उनकी एबिलिटी है, जिस एज में उनकी एबिलिटी है कि वो एक्सपेरिमेंट्स करें, अपने बारे में जानें कि उनके मेन इंटरेस्ट कहाँ पे हैं, है ना, उससे उनको रोक दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट करती हैं वो चीज़ें, लिमिट हो जाती हैं। दे लर्न फ्रॉम फेलियर, जितनी बार फेल होंगे उससे हम सीखते ही हैं, बट अगर हम हमेशा ही पास होने की रेस में दौड़ेंगे तो फेलियर हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट कर जाए। जैसे कि आप 10th 12th अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कॉलेज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट रियल लाइफ स्टार्ट होती है जब हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं, और वहाँ पे फिर आपका बुकिश नॉलेज काम नहीं आती है, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम आती है। और फिर जब वहाँ पे लोग फेल होने लगते हैं तो फिर उनको लगता है कि अरे मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो टॉपर था, मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता है। तो फेलियर से सीखने का मौका ही नहीं मिला, ये भी सब चीज़ें होती हैं। तो इतना भी नहीं है, आपको अपने बारे में भी पता होना चाहिए, तभी चीज़ें, लाइफ हमेशा कॉलेज के बाहर बहुत डिफरेंट होती है। This pressure to perform instilled in students from such a young age makes it difficult for them to separate learning from being tested, है ना। ये जो प्रेशर है बच्चों के अंदर परफॉर्म करने का कि मेरा बच्चा तो 95 ही लेके आएगा, आप मजाक मजाक में भी अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये उसके बच्चे के मन में बहुत यंग एज से ही डाल देते हैं, अरे मेरा बच्चा तो एक्सट्रीमली होशियार है, मेरा बच्चा तो ये, मेरा बच्चा तो ये, तो आप उसको फेल होने का मौका ही नहीं दे रहे हो। तो ये जो प्रेशर है बहुत यंग एज से ही बच्चों के मन में डाल दिया जाता है, जो उनको डिफ़िकल्ट कर देता है कि वो लर्निंग को सेपरेट कर सके टेस्ट से। उनको हर वक्त ये लगता है कि उनको बस एक उनका एग्ज़ाम ही लिया जा रहा है, वो सीख नहीं रहे हैं। तो इसीलिए देखो इम्पॉर्टेंट ये भी होता है, अब आप कॉलेज में हैं, आप स्कूल में हैं, तो आप थोड़ा ये भी समझिए कि आप लर्न कर रहे हैं कि आप सिर्फ एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। जब मैं पढ़ाती ऑफलाइन में पढ़ाती थी तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब बच्चों से, बच्चों की साइकोलॉजी को समझा है मैंने। तो बच्चे एक गलती ये करते हैं कि वो लर्निंग में प्रॉपर टाइम नहीं देके वो एग्जाम्स फॉर्म फिल करने लग जाते हैं, और फिर उनको लगता है कि मैं 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा पेपर नहीं निकला है।
तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप ये रियल में समझिए कि आपकी लर्निंग में हो सकता है कोई बच्चा 6 और कोई ऐसा नहीं होता कि 6 ही महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस कंप्लीट होना और अंडरस्टैंडिंग के ग्रो होने में डिफरेंस होता है। तो आपको किसी से कंपेयर नहीं करना कि उसने तो सिर्फ 6 महीना पढ़ाई की उसका पेपर निकल गया, हो सकता है आपको 2 साल पढ़ाई करनी पड़े। तो आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग कि अपनी पहले लर्निंग को इतना शार्प करिए, इतनी शार्प करिए कि आप एग्जाम में जाएं तो आपको सब कुछ एक केक वॉक लगे, सब कुछ एक चाइल्ड्स प्ले लगे। तो इसके लिए पहले लर्निंग को आप लेके चलिए, ना कि अपने आप को पहले ही आपने टेस्ट में डाल दिया कि नहीं ये तो ये करना ही है। मॉक्स वगैरह देने हैं, एब्सोल्युटली देने हैं, बट पहले लर्न करिए चीज़ों को, अंडरस्टैंड करिए चीज़ों को। This year, in order to give enough time for board exam preparation, the Central Board of Secondary Education (CBSE) released the date sheet for the examinations 110 days before the start of the examination. So इस साल ये सेम देखो, this year अगेन आपका ये एडवर्ब हो गया ना पूरा, और ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और कंबाइन अगर हम बोलेंगे तो एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। इन ऑर्डर टू मतलब ताकि, रीजन बता रहा है बच्चों को इनफ सफिशिएंट टाइम दे सके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सीबीएसई ने क्या किया है, जो डेट शीट है उसको 110 दिन पहले ही आपका रिलीज कर दिया है एग्जाम के शुरू होने से पहले। आई थिंक 17 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। In a bid to reduce the stress of critical board exam, class 10 students will also be given the option of taking their exams twice, the CBSE said on June 25, 2025. So in a bid to मतलब इसकी कोशिश में किस चीज़ को, कि बच्चों का जो स्ट्रेस है बोर्ड एग्जाम्स को लेके उसको रिड्यूस करने की कोशिश में, है ना, जो क्लास 10 स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन दिया गया है कि वो अपने एग्जाम्स को 2 बार ले सकते हैं। मतलब फैब में होगा और आई थिंक उसके बाद में मई में होगा। बट हाँ, ये नहीं सोचना है कि हम दोनों बार में से कोई एक को ऑप्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके फैब को अपने सारे एग्जाम्स को बहुत अच्छे से देना है। उसके बाद मई में आपके 3 सब्जेक्ट्स के आप एग्जाम्स को दोबारा से दे सकते हैं, जिसमें आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम हो गए, आप उसमें बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको ये गलतफहमी नहीं रखनी है कि आप फैब के एग्जाम्स को स्किप कर सकते हैं। This option to improve performance in up to 3 academic subjects will only be provided to students who pass the first examination. और ये भी आपने समझा ना, जब आप फर्स्ट एग्जामिनेशन पास कर दें तभी आपको वो ऑप्शन भी मिल रहा है कि हाँ आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये गलत फहमी मत पालना कि हाँ हम नहीं देंगे तो हम मई वाले एग्जाम्स में टारगेट करके अच्छा परफॉर्म कर देंगे। नो, यू हैव टू परफॉर्म बेस्ट, यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन योर फैब एग्जाम्स। हाँ, बट अगर आपको फील हो रहा है कि हाँ मेरे इसमें कम हो गए, देन यू हैव द चांस दैट यू कैन गिव योर नेक्स्ट अटेम्प्ट इन मे एंड देन you can improve your marks. So but right now focus on fab exams. Okay, the CBSE had also introduced 2 levels in the class 10 mathematics exam in 2020, aiming to reduce exam pressure and provide students with options aligned with their interest and career plans. तो CBSE ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, 2 लेवल इन क्लास 10 मैथमेटिक्स। आई थिंक एक सिंपल मैथमेटिक्स है और उसके बाद में कोई दूसरा वाला है, तो ये मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इस बार अभी में। तो सिंपल वाला वो है जो नॉर्मल है, बट दूसरा अगर आप आगे चल के साइंस के यानी PCM लेना चाहते हो तो आपको ये वाला इंटरेस्ट है, ये वाला मैथ्स आपके लिए होगा। तो आपको ये दिया है ताकि एग्जाम प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाए। जो बच्चे बेसिक मैथ्स करना चाहते हैं, जिनको आगे चल के मैथ्स नहीं लेना है, तो उनके लिए एडवांस मैथ्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरीके से अच्छी चीज़ है ये। तो CBSE ने ये एम किया है कि वो जो बच्चों का जो एग्ज़ाम प्रेशर है उसको रिड्यूस किया जा सके और स्टूडेंट्स को ऑप्शन प्रोवाइड कर सके कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने करियर प्लान्स के अकॉर्डिंग में मैथ्स को भी चुन सके, अलाइन विद देयर इंटरेस्ट एंड करियर प्लान्स। अलाइन मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। दीज डिसीजंस आर इन लाइन विद मतलब अकॉर्डिंग टू जो 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें बोला था कि हाई स्टेक्स जो हैं बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर में, उस चीज़ को हटाने के ऊपर कि बोर्ड एग्जाम्स पे इतना स्ट्रेस लगा रखा है, उस चीज़ को थोड़ा कम करा जाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया था, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये आपके चेंजेस आए हैं। ओके, अब बात करते हैं पेरेंट्स की। पेरेंट्स, आप जानते हैं पेरेंट भी होता है, सिंगुलर होता, पेरेंट्स है तो प्लूरल है। तो यहाँ पे ये प्लूरल है तो वर्ब हमारी नीड आई है। नीड आपकी मॉडल वर्ब है, ये हेल्पिंग एंड मेन दोनों काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेन की तरह काम कर रही है।
So parents need to redefine success. Obviously very important. And even you people also, आपको भी समझना होगा what is the definition of success. हर बच्चा अलग है, हर किसी की लर्निंग अलग है, हर किसी का इन्वायरमेंट अलग है, हर किसी की फैमिली बैकग्राउंड अलग है. हाँ, ये नहीं है कि आप रेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे और फिर आप ब्लेम किसी और को कर रहे हैं. दिस इज रॉन्ग. बट अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड देन वर्क हार्ड. सो पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू रीडिफाइन सक्सेस. उनको भी समझना होगा स्कोर ऑफ 70 और 80% इज नॉट अ फेलियर. इट इज अ स्नैपशॉट ऑफ अ मूवमेंट, नॉट अ डेफिनेटिव मेजर ऑफ वंस लाइफ लॉन्ग एबिलिटीज. एब्सोल्युटली ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे की 70% आ गए, 80% आ गए तो अब जीवन भर उसके ऊपर में वही टैग लग गया कि वो लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं अचीव कर सकता. ये सिर्फ एक उस पल के लिए, उस समय के लिए वो एक स्नैपशॉट है. मतलब उस समय का ठीक है कि इस समय हमारे बच्चे के इतने मार्क्स आए, बट ये एक डेफिनेटिव, ये फाइनल आपका मेजर नहीं है उसकी लाइफ लॉन्ग एबिलिटीज़ के ऊपर. कि अगर वो जीवन में आपसे कहता है कि पापा मैं ये करना चाहता हूँ और आप ये कह दें कि अरे बेटा ये करने वाले बालक तो अलग ही होते हैं, हाँ वो तो 90 90 95 वाले बच्चे होते हैं, तुम कहाँ 75 वाले ये काम करोगे. तो ये अगर आपके मन में ऐसे शब्द आते हैं तो प्लीज़ कंट्रोल योर वर्ड्स, क्योंकि आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रखते हैं बच्चे के ऊपर में. और ये चीज़ मैं तो मानती हूँ कि हम किसी और को नहीं चेंज कर सकते, हम खुद को ही चेंज कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर ओन थिंकिंग. आप इवन योर पेरेंट्स ऑल्सो, है ना, आप अपने आप को समझिए कि आप कितना बेस्ट दे रहे हैं और आपके अंदर की पोटेंशियल क्या है. सो अपने अंदर के पोटेंशियल को अगर आपको पता है देन नोबडी कैन जज यू. दे शुड हेल्प चिल्ड्रन स्ट्राइक अ गुड बैलेंस. स्ट्राइक अ गुड बैलेंस का मतलब अचीव अ गुड बैलेंस. उनको बच्चे की हेल्प करनी चाहिए कि वो एक गुड बैलेंस अचीव करे. मतलब वो एकेडमिक में अच्छा करे बट उसके अदर भी इंटरेस्ट हमेशा होने चाहिए, अदर स्किल्स होनी चाहिए, अदर चीज़ें होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने उसके सारे की सारी चीज़ें एक ही जगह पे डाल दी और वो वहाँ अच्छा उसको मन भी नहीं लगता है. तो पेरेंट्स उनको हेल्प करना चाहिए बच्चे को ग्रो करने में. ऑल्सो दे शुड फोस्टर मेंटल वेलबींग एंड नोटिस स्ट्रेस इंडिकेटर्स. ऑब्वियसली उनको फोस्टर करना चाहिए, नर्चर करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में भी समझना चाहिए. और अगर वो स्ट्रेस में है तो ये चीज़ें भी समझनी चाहिए. Introducing board exams concept early in life, one might get a good college but not confidence, originality and humanness. राइट मैंने यही बात बोली ना आपको अभी कि इंट्रोड्यूसिंग बोर्ड एग्जाम कॉन्सेप्ट कि आपके अच्छे मार्क्स आ गए, सपोज आपके 95% आ गए, 110 CGPA आ गया आपका, बट आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा बट जरूरी नहीं है आपको वो कॉन्फिडेंस, आपको वो ओरिजिनलिटी, आपको वो ह्यूमननेस वो मिल सके. जैसे मैंने कहा कि मेरे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स थे बट 12th में बिकॉज ऑफ मैथ्स एंड बायो मेरे मार्क्स डाउन हो गए थे. सो आई डोंट फील कि मैं किसी से कम हूँ, या अगर मुझे DU नहीं मिला उस समय पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई. आई बिलीव इन माई सेल्फ और आई फील कि अच्छा हुआ मुझे वो नहीं मिला, ताकि मैं हमेशा अपने आप में और अपने आप को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं चीज़ों में कैसे मैं खुद को एक क्या बोलते हैं पहचानने का भी मौका मिलता है जब हम फेल होते हैं. तो फेलियर को आपको अपने रास्ते में हमेशा ओपन रखना है कि फेल तो इनएविटेबल है, होना ही होना है. सक्सेस के रास्ते में फेलियर ना आए ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है. तो ये चीज़ हमको भी समझनी है और अपने आप को भी अंडरस्टैंड करना है ना. सम थिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मार्क्स. एब्सोल्युटली हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो मार्क्स डिफाइन नहीं कर सकते हैं. लर्निंग अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर मे मेक स्टूडेंट्स सी शॉर्ट टर्म्स गेन, है ना. तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर में अगर हम जैसे अगर हाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे भी बहुत गलती करते हैं यार. वो पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ ही नहीं रहे. उसके बाद एग्जाम्स आ गए तो बस अब रटने वाली टेक्निक उन्होंने शुरू कर दी. तो ये गलत है. अब बस उनको एग्जाम दिख रहा है कि CGL का एग्जाम है तो लगे पड़े हैं. अरे पागल हो गया, अभी नहीं हो पाएगा भाई. आपको मेरी बात बुरी लगेगी, नहीं हो पाएगा. अगर आपने 2 महीना पहले ही पढ़ना शुरू कर दिया ना तो ऑब्वियसली आपके कुछ परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी बट सक्सेस के चांसेस बहुत लो हैं. तो जो देखो ये मैराथन है, लाइफ एक मैराथन है, शॉर्ट टर्म नहीं है कि आपने 4 घंटा पढ़ लिया, 4 दिन पढ़ लिया, 4 महीना पढ़ लिया. नहीं, आपको कांस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, चीज़ों को अपने ब्रेन में लाना पड़ेगा, अपने जीवन में लाना पड़ेगा, तभी वो पेपर पे दिखाई देगा. तो ये चीज़ तो समझनी है. और क्लास 10th 11th 12th और कॉलेज की स्टडीज़ हमेशा एग्ज़ाम्स की स्टडीज़ में भैया बहुत बराबरी है. जो पेपर अब एग्ज़ाम्स किसी भी कॉलेज को एंट्रेंस वाली बात करें, अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब की बात करें, बहुत डिफरेंट है. तो ये आपको भी समझना होगा. उनके रेजिलियंस, ओ बेबी रेजिलियंस का मीनिंग आपको पता है?
रेजिलियंस का मतलब होता है आपके अंदर मतलब वापस कम बैक करने की जो पावर है कि कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगा। आपकी जो दृढ़ निश्चितता है, ये चीज़ है, आपका होप है, आपका कैरेक्टर डेवलप ओनली व्हेन दे लर्न इन सपोर्टिव एंड बैलेंस्ड इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली ये तो हमेशा रहता ही है कि अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो यू नो वेरी वेल कि हाँ, अगर मैं सपोज, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी होती है सम टाइम इन आवर लाइफ कि हमारे पीछे अगर कोई हमसे बस ये बोल दे ना, डोंट वरी, अगर तुम फेल भी हो जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये शब्द भी हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण वो वैल्यू रखते हैं, इनकी वेटेज इतनी हाई है, बोलने वाला शायद ना समझे बट जिसको बोला गया है वो समझ सकता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं फेल हो गया तो क्या हुआ, मेरे मेरे साथ में है मेरे लोग। सो ऐसा हमें अपने आसपास में इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। इसीलिए मैं हमेशा, मेरी यही कोशिश है मेरी लाइफ का, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैम आपका गोल क्या है लाइफ का, तो मेरा यही गोल है कि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ये कह सकूं कि अगर तुम फेल हो गए ना, देन डोंट वरी, आई एम देयर विद यू। इफ देयर इज नो बडी, आई एम देयर विद यू। सो यस, we will together create this environment where we can support each other, where we can grow, है ना, with each other. So I just want to say one thing, nothing will change वेरी बैड इन अ ड्रास्टिक मैनर अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। बट हाँ, इसको ये मत सोच के लो कि यस मैम ने बोला है तो नहीं करेंगे। ऑब्वियसली गिव योर बेस्ट, क्योंकि जब आप बेस्ट देंगे तभी आप अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंट है कि हाँ, नंबर कम आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो अपना अच्छा परफॉर्म किया। तो बस इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगी। एक्चुअली आई लव टीचिंग, आई लव यू ऑल। तो वो मन में बहुत सारी बातें होती हैं, आई फील कि आप मेरे अपने लोग हैं, तो मैं बहुत सारी बातें आपके साथ में ऐसे ही शेयर करती रहती हूँ। सो क्लास कल जैसे आज अभी मैंने अभी देखा कि 51 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम क्लास को करते हैं एंड। यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। आई होप आप लोग मेरे साथ में इंजॉय करते हैं पढ़ना, क्योंकि आई डोंट फील कि मैं ऐसे ही बस क्लास लेने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। आई फील कि मैं आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ। पता नहीं आप मुझसे कनेक्ट हो पाते हैं कि नहीं। आपको जैसा भी लगता है प्लीज़ आप मुझे शेयर करिए, है ना। एंड अगेन आई विल ट्राई कि मैं फिर से अपना ऑफलाइन क्लासेस शुरू करूँ, बिकॉज आई मिस माई क्लासेस, दोज क्लासेस। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, या एंड डू वन थिंग, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर योर फीलिंग्स। आपको क्लास 10th में जब आप अगर अभी कॉलेज में हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्लास 10th एंड 12th की लाइफ कैसे थी आपकी, और उसके बाद अच्छे नंबर आए, बुरे नंबर आए, फिर कैसे लाइफ चेंज हुई, ये मुझे ज़रूर बताना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। सो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू।